नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है। आज खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान आपके सामने हैं। हिंदी पट्टी में कमल खिल गया है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। कांग्रेस को तेलंगाना में जीत से ही अब कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता दिख रहा है। वो इसी बात की सांत्वना ले सकती है। हमने मध्य प्रदेश की बहुत बात की है, राजस्थान की बहुत बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ जिसे लेकर कांग्रेस बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही थी जीत को लेकर, वहां पर बीजेपी ने ये जो खेल पलटा है, बीजेपी की क्या रणनीति काम कर गई और कांग्रेस से कहां चूक? देखिए, बीजेपी पिछले 6 महीने से ग्राउंड पर काम कर रही थी और ये देख रही थी कि पिछली बार हम हारे तो किस किस वजह से हारे। जैसे पिछली बार साहू वोट सारा का सारा कांग्रेस की तरफ चला गया था और उसकी वजह ये थी कि साहू लोग ये समझ रहे थे कि ताम्रध्वज को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरह सरगुजा में ये समझा जा रहा था कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ सारा का सारी 17 की 17 सीटें जीत गई। साहू उसके साथ साथ चला गया और किसानों के कर्ज माफ़ी का बड़ा मुद्दा था पिछली बार, उसको बीजेपी ने इस ढंग से किया कि उसको मुद्दा नहीं बनने दिया। इस बार भी कांग्रेस ने वादा किया लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनने दिया। साहू वोट सारा का सारा, क्योंकि ताम्रध्वज को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, तो ये सारा शिफ्ट हो गया। सरगुजा का जो सारा वोट जो था वो सारा का सारा करीब आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। पिछली बार 17। वो जो अंतरकल है, ऊपर से फोटो आप जितनी भी दिखाई भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव ने, पर उनके जो मनमुटाव थे वो नुकसान पहुंचा गया। दूसरी एक बड़ी वजह, मनमुटाव तो ठीक है, वो तो हुआ ही और लगातार लास्ट तक चलता रहा। अभी देखिए, अभी भी टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि ये मेरे लिए लास्ट मौका है, कांग्रेस सत्ता में आती है, मुख्यमंत्री अगर मुझे नहीं बनाती है तो फिर मेरे लिए कोई मौका नहीं है। उनका संकेत ये था कि अगर हंग असेंबली आती है तो वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वहाँ के लोग बताते हैं वो ये है कि तानाशाही पूर्ण काम हुआ वहाँ पर, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ पर। और सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड नहीं चला, वो नहीं चला। वो कार्ड चलने का सवाल नहीं था। जमीन में जिस प्रकार के आपने काम किए, वो करप्शन, अब देखिए कि वो जो ऐप महादेव ऐप आ गया, उसकी वजह से लास्ट में, पर वो एन मोमेंट पर लेकर आना, क्या लोगों ने उसे गंभीरता से लिया या नकारा? वो ऐड हुआ, जो पहले से करप्शन के केसेस चल रहे थे वहाँ पर, उसमें ऐड हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, तो ये थी कि जो तानाशाही पूर्वक काम हुआ, यहाँ तक कि सोशल वर्कर जितने थे उनको जेलों में डालना, पत्रकारों को जेलों में डालना। 3 पत्रकार अभी भी जेल में हैं, एक पत्रकार का मकान उड़ा दिया और मालिकों से कह करके नौकरी हटवाना, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो हवा में। वहाँ पर सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रही थी। पर बीजेपी की भी अगर हम बात करें, नंद कुमार साई कांग्रेस में चले जाते हैं, कानो खान उनके दफ्तर में किसी को खबर तक नहीं थी। ये कह देना, लग तो ऐसा रहा था कि बीजेपी जागी चुनाव से 1-1.5 महीना पहले, उससे पहले खुला मैदान छोड़ रखा था भूपेश बघेल और कांग्रेस के। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ देखिए संगठन मंत्री बदला गया। आप इस बीच देखिए, अजय जामवाल पंजाब से भेजे गए असम, और असम में उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। असम से उनको भेजा गया छत्तीसगढ़ इसलिए भेजा गया क्योंकि पिछली बार बहुत करारी हार हुई थी और सारा संगठन बदला। 15 सीटें, सिर्फ 15 सीटें रह गई थी, तो बहुत बड़ी करारी हार थी। हालांकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और दूसरा, किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, इस वजह से भी हारी थी। और तीसरे मैंने आपको फैक्टर बताया कि सरगुजा के अंदर उसको मुख्यमंत्री, तो आपने बताया। अब राजस्थान का भी विश्लेषण कर लें अमिताभ। देखिए, राजस्थान में भी अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं, 115 बीजेपी, 69 कांग्रेस, मतलब दोनों ठीक है कि
कमाल कर दिया, ना बीजेपी ने कमाल किया और ना ही ऐसा कि बिल्कुल घुस गई कांग्रेस। पर के साथ में ये सवाल पूछ रहा हूं भाई, राजस्थान तो बीजेपी के लिए थाली पर सजा हुआ था। 4.5 साल ऐसी जूतम पैजार, ऐसी अंतरकलह, अशोक गहलोत और सचिन पायलट निकम्मा नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल, उप मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, भ्रष्टाचार की बात करने लगे, तो उसके बावजूद ये आंकड़े दरअसल दर्शा क्या रहे? देखिए, बहुत सही आप कह रहे हैं। राजस्थान के भीतर जो मैं समझ पाया कि वहाँ कोई बहुत वोटर के भीतर उत्साह नहीं था। जैसे आप हड़ौती पे देखिए, जो वसुंधरा राजे का क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र, ओम बिरला का भी उस क्षेत्र के भीतर आप देखिए ना कि कांग्रेस वहाँ संभल रही है। इस बुरी स्थिति में भी आप बूंदी में देखिए कांग्रेस की स्थिति, बारन में देखिए कांग्रेस की स्थिति, उनके इलाके में। मतलब ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वसुंधरा के लोगों को भी ये लगा कि महारानी शायद अब नहीं आ पाएंगी सरकार में। तो वोटर के भीतर जो एक वो रहता है, अग्रेसिवनेस रहता है कि हाँ भाई हमारे लोग आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप देखिए जाट वोट के भीतर अशोक गहलोत को लेकर जाटों के प्रति कोई विशेष रुझान कभी नहीं रहा। इस वक्त भी वो रुझान नहीं था, लेकिन वो रुझान बीजेपी की तरफ उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में हो सकता था। इसलिए क्योंकि उधर से भी कोई चेहरा नहीं था। जीत में भी कुछ सबक हैं, वो सबक लेने की जरूरत है। और इस बीच खैर जश्न का भी वक्त है भाई। ऐसी जीत हासिल करेगी कोई भी पार्टी हो, और अब बीजेपी ने हिंदी पट्टी में जो कमाल किया है, तीनों राज्यों में जीत का परचम लहरा दिया, कमल खिला दिया, तो उनके दफ्तर में भी जश्न का माहौल है। और मेरे सहयोगी नीरज उसका जायजा ले। भाजपा केंद्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है। लगातार लोग यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर देखिए कैसे मोदी भक्त नरेंद्र मोदी का फोटो लेकर लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जयकारा लगा रहे हैं, झंडा ध्वजा लेकर लोग टहल रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं। कुछ लोगों से बात क्या कहना चाहेंगे इस चीज पर? देखो, मैं तो मोदी जी की गारंटी कर रहा हूँ। मोदी जी ने गारंटी दी थी, उनकी गारंटी एकदम पक्की है। पक्की गारंटी तो कांग्रेस वाले भी दे रहे थे। कांग्रेस वालों तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। केवल तेलंगाना में जो थोड़ा बहुत उनको एक राहत की सांस मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मोदी जी के अलावा 24 में कोई आने वाला नहीं है। इन लोगों ने जो इंडिया बनाया है, इंडिया का नया नाम दे करके भारत ने इनको जो है इंडिया का सुपड़ा साफ कर दिया है। मैं सुबह से देख रहा हूँ आपको यहाँ पर उत्साहित, बहुत ही उत्साहित है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, हम तो हिमाचल बिलासपुर से हैं, माननीय नड्डा जी के गांव से, हमें बहुत ही खुशी की बात है कि संसार की सबसे बड़ी पार्टी की आज जीत हुई है। कोई यूपी से, कोई हिमाचल से, कोई अलग से, यहाँ पे जो भी दिल्ली में आया इस समय भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपने आप को उत्साहित, अपने आप को जोड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी की गारंटी को ही इस पूरे चुनाव का क्रेडिट दिया जा रहा है। कैमरा निखिल के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। तो ये बीजेपी के मुख्यालय की तस्वीरें, जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और मिठाई बांटी जा रही है। इस बीच खबर आ रही है टोंक से, राजस्थान के टोंक, जहां पर सचिन पायलट ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। लगभग 30,000 वोटों का ये अंतर रहा, लेकिन अंतर कलह ज्यादा भारी पड़ गई। अब ये जीत, इसके मायने क्या रह जाते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब इसके सीधे बाद 2024 की भी लड़ाई है। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक सबक भी है। बीजेपी पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्या राखी, क्योंकि अब डबल इंजन सरकार है दोनों जगह, इन तीनों राज्यों में। लेकिन अगर सचिन पायलट की तरफ से कहूँ तो काश शब्द मुझे याद आता है। इस समय जीत गए हैं, लेकिन अगर आप देखें कि यह अंतरकलह ना होता, वो दूसरी स्थिति ऑप्शन की तरफ देखें तो क्या होता, और बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है पूरे चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इस पे कोशिश की गई, आप और हम भी जानते हैं, मीटिंग भी हुई, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन क्यों उसको पार्ट नहीं पाए, किस तरह से मैनेज कर सकते। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये मैनेजमेंट का भी एक उदाहरण है, किस तरह की रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाई गई, चाहे तीनों ही राज्यों में आते हैं। इसमें महत्वाकांक्षाएं भी जो कुलाचे मारती हैं कि भाई सचिन पायलट युवा हैं, 40s में, अर्ली 40s में, वो सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी हो गए, राज्य मंत्री सही, फिर उप मुख्यमंत्री भी हो गए, तो मतलब कितना कुछ पालोगे। और अशोक गहलोत दूसरी तरफ
वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। ये कहना कि मैं पद मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे याद है इसमें एक चीज आप फिर हम देखेंगे। और ये कहना कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहा है 199 की या 200 की 200 सीटों पर। दूसरी तरफ आप देखिए अनुभव और कहीं ना कहीं मोदी जी का कि उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, और यहाँ पे उन्होंने एक नया ढांचा तैयार किया एक तरह से, और उस पर हिट किया जहाँ वो जानते थे कि सबसे ज्यादा जरूरत है। ये क्लेवर प्लॉय भी है। देखिए ये जातिगत जनगणना, भाई जब तक हिंदू बनकर आप वोट दोगे तो बीजेपी को फायदा, जात पात के नाम पर वोट दोगे वो बीजेपी समझती है, इसलिए वो जाति का उन्होंने नई जाति कर दी कि गरीब सबसे बड़ी जाति, और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा जरिया गरीब कल्याण। बिल्कुल, और इस तरह की तमाम कल्याण योजनाएं भी, चाहे वो मुफ्त गरीब कल्याण योजना है, तमाम तरह की योजनाएं जो भंडार पड़ा हुआ है, मुझे लगता है इसको भी एक पढ़ने सबको समझने की अब जरूरत होगी कि कितना कारगर है, और 24 में क्या यही स्ट्रैटेजी काम आएगी या कुछ और नया फिर तब तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अभी मैंने चाहे अनुराग ठाकुर हों, स्मृति ईरानी, वो सब ये देखिए हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, ये तो देखिए एक क्लेवर प्लॉय है। जैसे रेवड़ी हम नहीं बांटते, फिस्कल प्रूडेंस और डिसिप्लिन की बात कर रही थी स्मृति ईरानी, आपने तमाम घोड़े तो खोल दिए, सारी रेवड़ी तो बांट दी। 2028 तक 5 किलो अनाज आप देंगे, और 400 रुपये में सिलेंडर, 450 में सिलेंडर, हाँ 400 450 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। धान आप 3200 रुपये में खरीद लेंगे, छत्तीसगढ़ में 2183 रुपये का रेट है। तो ये तो दरअसल बात क्या भरोसे पर आती है कि गारंटी तो अब दोनों तरफ से दी जा रही है। भरोसा किस पर किया? इस बार तो बीजेपी पर किया, पर लोकसभा के लिए वो चुनौती बनी रहेगी क्या? देखिए, मैंने पिछली बार मैं डिबेट में था तब भी मैंने कहा था, मैं दूसरी जगह पर भी कहता हूँ, कोई एक चुनाव आने वाले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता, कोई सेमीफाइनल नहीं होता। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसका आपस में कोई मेल नहीं है। और लोकसभा चुनाव है तो उस समय तो मोदी के सामने कोई चेहरा है नहीं, और इस चुनावों ने ये तो साबित किया है कि कम से कम हिंदी बेल्ट में अगर राहुल गांधी को जिस प्रकार प्रोजेक्ट करने की योजना बना रहे थे, कांग्रेस ने क्यों नहीं इंडिया अलायंस के लोगों के साथ, दलों के साथ समझौता किया? वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि वे अपना अपर हैंड दिखाना चाहते थे, लेकिन उसमें फेल हो गए। तो यहाँ पर ये तेलंगाना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें, रेवंत रेड्डी वहाँ पर पहुँच गए हैं और मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी शुरू हो गई है। तो रेवंत रेड्डी थोड़े विवादास्पद भी हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे, टीडीपी में गए, टीआरएस में भी थे, अब कांग्रेस में। तो अब ये एक सीट तो खैर वो जीत रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आपका सवाल क्या है? मैं ये कह रहा हूँ रेवंत रेड्डी की लोग कहने लगे हैं वही मुख्यमंत्री होने चाहिए, और वहाँ पर हलचल भी तेज होगी, वो नेचुरल क्लेमेंट बनते हैं क्योंकि बार बार अगर आप देखिए तो सारा काम वहाँ का करना, पार्टी को लेकर आगे चलना, चेहरा बनना, और एक पूरा रेणुका चौधरी कह रही हैं अगर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। नहीं, क्योंकि सारी कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर चले कहीं ना कहीं, और इसलिए क्लेमेंट जैसे आपने खुद ही कहा है वही इस समय चेहरा। सुना देते हैं हम वो क्या कह रही हैं, और थोड़ा सा एक पुराना वाकया भी आपके सामने ताज़ा करूंगा, पर पहले सुनिए रेणुका चौधरी किस तरह से बैटिंग कर रही हैं रेवंत रेड्डी के लिए। खरगे जी जिन्होंने समय निकाल के यहाँ आए और उनके आदेश और डायरेक्शन में तो एक पूरा पिक्चर का फेस बन गया रेवंत। तो लोकली जो रेवंत रेड्डी ने चलाया और उनके जो उत्साह उन्होंने यूथ में और सब में ले आया, उससे ऑफकोर्स बहुत बड़ी असर पड़ी है। तो रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, इसकी मांग भी उठने लगी। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि कौन बने कौन नहीं बने, क्योंकि हमारे अधिकार नहीं है, ये एक सिस्टम पड़ा है। मगर रेवंत को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हम रेवंत को हम ये नहीं कह सकते कि तुम हट जाओ, नाइंसाफ़ी भी दे माना जाएगा। तो ये फैसला तो मतलब उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, खुलकर पैरवी तो नहीं कर रही हैं। पर दिबांग, और आपने भी इतने सालों जो राजनीति कवर की है, रेणुका चौधरी somebody who wears her emotions on her sleeves,
2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया तो कैसे फपक फपक कर वो रोई थी, वो तस्वीरें भी मुझे याद आ गई, तो मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है आप, और अगर आप उनको जानते हो तो उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है जोक्स का भी। जी, वाकई में बहुत वाकई में फ़नी जोक्स हैं, एनेक्डोट्स बहुत हैं उनके पास। पर देखिए, रेवंत रेड्डी की जो बात कर रही थी, एक तो रेड्डी समुदाय से आते हैं और रेड्डी समुदाय ने बड़ा समर्थन किया और उन्होंने एकजुट किया पूरे रेड्डी समुदाय को। और इसकी थोड़ी सा एक्सटेंशन आंध्र में भी हमें देखनी होगी। 17 सीटें लोकसभा की हैं, अब लोकसभा की लड़ाई 25 सीटें हैं आंध्र में, तो वहां पर भी आप क्या तेलंगाना में करते हैं, संदेश आप आंध्र में भी दें। जी, और उसमें उन्होंने दलितों को जोड़ा, एसटी को जोड़ा और मुस्लिम जोड़े, और ये जो बनाया तो बड़ा अच्छा उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। और जबकि अगर आपको याद हो कि जब वो बने थे पार्टी अध्यक्ष तो बड़ा विरोध हुआ था पार्टी के अंदर भी, ये भी कहा जाता था कि 4 साल में एक आदमी पार्टी अध्यक्ष बन गया, क्या चला, पैसा चला, इस तरह कई सवाल उठाए गए, कई लोग, ये लिखा भी गया इस बारे में बहुत कुछ, और उसके बावजूद उन्होंने किया। सबसे अच्छी बात है कि करिश्मेटिक लीडर हैं और ऐसे लीडर हैं जिसकी ज़रूरत है कांग्रेस को। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक हैं वो कईयों को शायद ये बात नहीं मालूम कि जब हम आंध्र की बात करते हैं, जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई 2004-2009 में यूपीए की सरकार बनवाने में। वो दिल्ली की गद्दी का रास्ता हैदराबाद होकर गुजरा था उस वक्त। वो दरअसल रेड्डी सरनेम तो है पर वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई हैं, और ये विशुद्ध रेड्डी हैं। विशुद्ध रेड्डी हैं। और दूसरा उनका जो स्टाइल था फंक्शनिंग का, जो कांग्रेस के नेताओं में फिर बाद में नहीं दिखाई दिया, कि आप बिल्कुल पूरे राज्य को छान दीजिए, दौरा करते रहिए। मेरे ख्याल से रेवंत रेड्डी भी वैसे ही हैं, पूरे उसी खांचे से निकले हुए हैं। उनको वो बात मेरे ख्याल से वहीं से समझ में भी आई है। और जैसा कि आपने कहा, घाट इंडिपेंडेंट के तौर पे अपना पहला चुनाव जीते। टीआरएस भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया, टीडीपी भी देख लिया, सब जगह देख के वो यहाँ पर पहुँचे हैं। राहुल गांधी से उनकी बातचीत हुई है तो वो उससे उनको मदद मिलती है। वो दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अब दूसरे स्टूडियो आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल संदीप जी, और देखिए वक्त फिर से हो गया है ये बताने का कि किसकी प्रार्थनाएं हुई हैं कबूल, यानी कि किसकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, नतीजों में कैसे तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। जरा दिखाते हैं कुछ वीवीआईपी सीट्स का हाल, जहां कौन आगे कौन पीछे, कांग्रेस या बीजेपी, किसने बाजी मारी या कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बात अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की करें तो देखिए बुधनी सीट से वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी तो बंपर जीत की तरफ आगे है। रुझान जिस तरीके से सामने आ रहा है, छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ जो है वो आगे हैं, दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 सीट से आगे हैं, बीजेपी यहां से आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश के दिग्गज उम्मीदवार, क्या जनता ने फैसला किया उनकी किस्मत का, वो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं।